नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और हम हैं श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ। आप अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी से परिचित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, टिप्पणीकार हैं, विश्लेषक हैं और जनता के सवालों के ऊपर बहुत पैनी नजर रखते हैं। अखिलेंद्र जी, आज 25 जून है, आपातकाल लगा था, इसलिए आज का दिन तो आज की रात और कल की सुबह तो याद की ही जाती है, पर हम याद करना चाहते हैं आज के दिन को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के जन्मदिन के रूप में, जिन्होंने भारतीय समाज के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ी और पूरा का पूरा जिसको कहते हैं शक्ति संतुलन उन्होंने बदल दिया। जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको उन्होंने पहली बार सम्मान के साथ शिरकत का रास्ता दिखाया। तो मैं आपसे वीपी सिंह को याद करने के साथ साथ वीपी सिंह के सपने पूरे तो नहीं हुए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता में आज भी जिस शिद्दत के साथ वीपी सिंह जी को याद किया जाता है, उस शिद्दत के साथ उनकी याद ये बताती है कि लोगों के दिलों में उनके सुझाए, उनके दिखाए, उनके बताए रास्ते के ऊपर चलने का अभी भी मोह नहीं, एक प्रेरणा है। तो मैं आप वीपी सिंह को याद करते हुए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं पारंपरिक ढंग से वीपी सिंह जी को नहीं देखता कि उनके क्या बताए हुए रास्ते थे और क्या लोगों को करना चाहिए। ये मैं ज्यादा रिचुअल समझता हूँ। हर व्यक्ति अपने युग में एक रोल लेता है और विभिन्न ढंग से उसका कंट्रीब्यूशन रहता है और उस कंट्रीब्यूशन में जो आज के दौर के लिए प्रासंगिक है उसे ग्रहण किया जाना चाहिए। तो चूंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था और वीपी सिंह जी भी इलाहाबाद से ही उनका संबंध रहा है, रिश्ते रहे हैं और ऐसे हम 84 में जब प्रेसिडेंट थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उद्घाटन करने में जिन लोगों का नाम आया था, प्रस्तावित था, उसमें चंद्रशेखर जी के अलावा वीपी सिंह जी का भी नाम था। लेकिन मैंने थोड़ा एक पारंपरिक राजनीति से अलग हटके, राजनीति हमारे जीवन का लक्ष्य था और राजनीतिक जीवन ही मेरा था, और पीएसओ और आयशा एक नए किस्म का यूथ स्टूडेंट मूवमेंट देश में बने, उसका हमारा एक्सपेरिमेंट के जगह इलाहाबाद था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही उसका विस्तार हुआ। तो हमने फाइनली बीएम तारकुंडे जी को चुना। उस समय जब वीपी सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद में पार्लियामेंट का, तो उनके साथ जिस संगठन में मैं काम कर रहा था, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का मैं राष्ट्रीय महासचिव था, तो उनके साथ मेरा जो रिश्ता था वो कोई बड़ा ऑर्गेनिक सांगठनिक रिश्ते में हम लोग नहीं थे, क्योंकि वो अभी आईपीएफ को समझ बूझ रहे थे और जो एक नया रास्ता, नई दृष्टि आईपीएफ की बन रही थी, वो भी वीपी सिंह जी को समझ रही थी। तो यहाँ काशीराम भी लड़े थे और वीपी सिंह भी लड़े थे, लेकिन फाइनली हमने ये फैसला लिया कि वीपी सिंह जी का समर्थन किया जाए। तो उसमें हम जितनी अपनी ताकत थी इंडिपेंडेंटली, एक भगवंत प्रसाद जी थे, पहले हमने सोचा था कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, वो जज थे और दलित कम्युनिटी से आते थे। बाद में वीपी सिंह जी से उनका भी संबंध था, वीपी सिंह ने अप्रोच किया, हम सब लोगों के पास बात आई, तो ये हुआ कि अनावश्यक रूप से वही फोर्सेज हैं
डेमोक्रेटिक फोर्सेज, उनके वोट में कटौती होगी, तो हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया और बीपी सिंह जी का समर्थन किया। तो उस दौर में वो हमारे बारे में जानते थे, दो कारणों से जानते थे कि एक तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था और वह अध्यक्ष कम एक नया स्टूडेंट यूथ मूवमेंट का एक्सपेरिमेंट था। जब अब लोग कहते थे कि भाई अब 70 का दशक नहीं है, अब कोई आइडियोलॉजिकल कंसर्न यूथ और स्टूडेंट मूवमेंट का नहीं है, तो उस समय पीएसओ एक आइडियोलॉजिकल कंसर्न लेके चल रहा था। वो आइडियोलॉजिकल कंसर्न ब्रॉडली एक डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन का रिप्रेजेंटेशन था। वह सभी धाराओं के यूथ को, लिबरल, डेमोक्रेट्स, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, ये सब धाराओं के जो यूथ थे, वो उनका एक रूरल अर्बन सभी के एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता था। तो एक इस कारण से बीपी सिंह जी की जो सबसे बड़ी खूबी थी कि वो एक जगह स्टैग्नेट नहीं करते थे, वो बराबर इवॉल्व करते थे और हर आदमी जो थोड़ा डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिस करता है वह हर वक्त एक विकास की प्रक्रिया में रहता था। तो बीपी सिंह जी हमको जानते थे, लेकिन मेरी अभिरुचि नहीं थी। मैं अमूमन नेताओं से एक लेवल का दूर का ही रिश्ता रखता था, क्योंकि इमरजेंसी के दौर में जॉर्ज वगैरह जी भी आते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तब तो यूनियंस वगैरह में बड़े स्पीचेज और ये सब होती थी, तो उस सब में हम लोग शिरकत करते थे। कहिए तो 80 के दशक तक, 70 के दशक में तो बहुत तरह के बड़े बड़े लोग कैंपस में, मैं एक हॉस्टल का भी सोशल सेक्रेटरी था, हॉलैंड हॉल का, तो लोग आते थे। तो और उसमें हर तरह के लोग, साहित्यिक जगत के लोग भी आते थे, राजनीतिक जगत के भी लोग आते थे, कानूनविद भी आते थे। तो इस तरह से हम भी उनको जानते थे, वो भी हमको जानते थे, लेकिन कभी प्रॉपर कम्युनिकेशन हम लोगों का नहीं हुआ। लेकिन हमने पूरी ताकत लगा के, जो भी हमारी ताकत थी, हमने पूरी ताकत लगा के उनके साथ हम लोग खड़े हुए। तो एक तो कारण से वीपी सिंह हमको यूनियन प्रेसिडेंट के बतौर जानते थे, क्योंकि मैंने यहाँ जो लॉबिंग थी, एक बहुगुणा जी के लॉबिंग के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, और कांग्रेस का एक धड़ा लॉबिंग में वाजपेयी का भी था। तो उन सब लोगों को हरा के एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट पावर के बतौर हम लोग राइज किए थे, तो चर्चित भी थे। हमारे चुनाव में आप जानते हैं, एक जो दिग्विजय सिंह जिनकी डेथ हो गई, दुखद एक श्रद्धांजलि है उनके प्रति भी, जैसे बीपी सिंह जी के साथ वो लोग हमारे प्रचार में आए थे, और हमारे विरोध में अरुण जेटली वगैरह भी आरएसएस और बीजेपी की तरफ से आते थे, और बहुगुणा जी वगैरह का परिवार तो पूरा का पूरा लगा था अपने कैंडिडेट के। बहरहाल, तो वो एक यूनिक किस्म का हमारा यूथ मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट का एक्सपेरिमेंट था। लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को नारा था। दूसरे कारणों से बीपी सिंह जानते थे, क्योंकि मैं ट्राइबल्स में भी, ओराव में, इसमें उसमें जो सूदखोर किस्म के लोग थे, तो उसका भी हमने बड़ा विरोध किया था और कईयों को गिरफ्तारी भी हुई। तो वहां से लेकर के मिर्जापुर तक हम लोगों की एक पहचान बननी शुरू हो गई। तो बीपी सिंह का इलाका भी इससे प्रभावित था, इसीलिए हंसते हुए कभी कहते थे बाद में कि हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि अखिलेंद्र को अपने साथ मत ले आइए, यहाँ वो उधर ही उनको करने दीजिए। तो दोनों कारणों से लोग जानते थे, और फिर आईपीएफ ने एक पॉलिसी तय की कि बीपी सिंह जी से मिलना चाहिए और उनके साथ एक हम लोगों को रिश्ता बनाना चाहिए। उसी के तहत फिर जब 89 में वो
प्राइम मिनिस्टर हुए तो आईपीएफ को भी उन्होंने अपनी मीटिंग में बुलाया। मैंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमको आईपीएफ को उन्होंने अपने ऑल पार्टीज मीट में बुलाया था और उसमें हम लोग गए थे। पृष्ठभूमि में यह भी था कि आप जानते हैं देवी प्रसाद त्रिपाठी थे और वो राजीव गांधी, पहले वो लेफ्ट ही बैकग्राउंड के थे, सीपीएम के कार्यकर्ता थे, लेकिन हम लोगों के बड़े करीब थे, हमारे ही रूम से आते जाते थे, मूव करते थे। तो वो चले गए राजीव गांधी के साथ और राजीव गांधी के साथ खुद ही नहीं गए, हम सब लोगों का नाम लिस्ट में उन्होंने दे दिया और मुझे एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव का प्रस्ताव आ गया कांग्रेस की तरफ से, ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो मैंने हंसते हुए कहा कि भाई बेहतर ये होगा कि अगर मुझे कांग्रेस करनी होगी या इन दलों में करना होगा तो मैं नया एक्सपेरिमेंट न करता, मैं वकालत वगैरह करूंगा, लेकिन राजनीति में मैं करूंगा तो यही धारा हम जिसमें पीपुल्स वॉइस सुनी जाए मैं करूंगा। तो 89 में फिर बीपी सिंह जी के साथ जो संबंध बना वो बहुत ही गहरा रिश्ता था और मरते समय तक वो रिश्ता पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली और पर्सनली भी लंबे समय तक वो एक दूसरे को समझने और सहयोग करने की नीति पर ही रहे। और आप जानते हैं, आप तो थे ही बीपी सिंह जी के साथ, और हमारे एसपी शुक्ला जिनको मैं एक आउटस्टैंडिंग ब्यूरोक्रेट मानता हूं जिन्होंने लिबरल इकोनॉमी का विरोध किया, तो बीपी सिंह को जो मैंने देखा, एक बीपी सिंह जो पावर में थे और एक बीपी सिंह जो अपोजिशन में थे। पावर में उन्होंने बहुत कुछ चाहा करने के लिए, लेकिन उनको समय नहीं मिला और सही मायने में उनको सहयोग भी नहीं मिला। हमने देखा कि कैसे उनको डेली, हर दूसरे दिन उनका खून बदला जाता था, लेकिन कहीं भी पूरे दौर में दादरी आंदोलन और उसके अगल बगल कभी मैंने उफ कहते हुए बीपी सिंह जी को नहीं देखा। उठ जाते थे, चलना शुरू कर देते थे और अपने प्रधानमंत्री वाले हाउस में रहते थे तो लास्ट दौर में मैंने देखा झिलगा पर सो रहे हैं, चारपाई जो उस तरह की गांव में उससे बनती है, उस तरह से देखा। तो एक जो एक नेशनल डेमोक्रेट हो सकता है भारत के संदर्भ में, या जिसको कांग्रेस ने अपने परंपरा में विकसित किया, पंडित नेहरू के को जितना मैंने पढ़ा, उसके बाद मोस्ट इनलाइटेंड मैन, जिनको मैं एक इनलाइटेंड नेशनल डेमोक्रेट के बतौर, चंद्रशेखर जी वगैरह का बैकग्राउंड तो दूसरा, इनका बैकग्राउंड उस तरह से नहीं था। जरूर जयप्रकाश जी और विनोबा जी के कहने पर जरूर कुछ भूमि वगैरह का प्रश्न था, लेकिन बड़ी विपरीत सराउंडिंग में बीपी सिंह जी को हमने काम करते। तो मैं जिस ढंग से पूरे रूलिंग क्लास के लोगों को मैं जानता था, समझता था, और बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन भी था, बातें भी थी, लेकिन इस मामले में हमने देखा कि कैसे इंडियन सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज किया जाए, कैसे हम अपने सॉवरेन स्टेटस को रिटेन करें। यह बीपी सिंह की जो भूख हमको दिखती थी, वह अन्य लोगों में जेन्युइन लेवल का, उसमें पैसे भर का मैनिपुलेशन नहीं था, जेन्युइन लेवल का उनका कमिटमेंट था। बहुत थ्योरेटिकली एडवांस थे और पढ़े लिखे थे, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्या लेकिन एक्सपीरियंस में बहुत रिच थे और पॉलिटिकल इंट्यूशन भी उनका बहुत मजबूत था। सीमाओं को तोड़ देते थे, जैसे आईपीएफ को नेशनल पॉलिटिक्स में रिकॉग्नाइज करना, या मैंने नेपाल में देखा वो जो माओवादी प्रचंड वगैरह को उन्होंने कहा भाई सुई तो आप लोगों ने वहां की बदल दी, या कहा करते थे कि इतिहास तो आगे बढ़ गया, ये लोग पीछे ही दुनिया में रह गए। तो बीपी सिंह
के साथ जो हमारा रिश्ता रहा वह इंस्टीट्यूशन के बतौर, आईपीएफ बाद में सीपीआईएमएल के बतौर हम लोगों का उनके साथ एक जैसे डेमोक्रेट के साथ रिश्ता हो सकता है वो हुआ। और दंगे वगैरह में भी 84 का दंगा था इलाहाबाद में, एक रानी मंडी वगैरह में हुआ था, तो हम वहां पर कुछ यूथ को लेके एक कोने में, भूरेलाल उस समय उनके वो थे, वो मुख्यमंत्री थे, एक कोने में हम लोग खड़े थे, पुलिस रोक रही थी, लेकिन बीपी सिंह ने दूर से ही देखा और कहा लड़कों को आने दो। ये 84 वगैरह की बात है, 84 के पहले की बात है, जब वो मुख्यमंत्री थे, 81-82 रहा। तो मैं इस रूप में बीपी सिंह को देखता हूं कि वो, और श्रद्धांजलि आज उनके जन्मदिन पर व्यक्त करता हूं। नहीं, श्रद्धांजलि मत दीजिए, मेरा कहना है 92वां जन्मदिन है, बधाई दीजिए उनको। हाँ, बधाई देता हूँ। हाँ, श्रद्धांजलि ने मैं बधाई देता हूँ। और बीपी सिंह जी का मैं जो जिस लेवल पर उनको देखा, उस लेवल पर बहुत ही आंदोलन के साथ इंटीग्रेटेड ढंग से हमने उनको देखा। तो यह उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और मेरी नजर में एक जो इंडियन कंडीशन में एक नेशनल डेमोक्रेट कर सकता है, जहां सामंती अवशेष इतने गहरे हैं, जहां अभी भी पूंजी की निर्भरता है ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल पर, वहां उनका राजनीतिक प्रतिनिधि एस्टेब्लिशमेंट में भी जनाधार बढ़ाने, इस डेमोक्रेटिक सोशल बेस को विस्तार देने, यह सब काम करने में बीपी सिंह की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अखिलेश जी, आज के दिन जब हम बीपी सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं, अपने पड़ोस में रूस में एक बड़ी घटना हुई, और उस घटना का क्या असर होगा पता नहीं। जिस तरीके से रूस में रिवोल्ट हुआ उनकी प्राइवेट आर्मी का, वैगनर ग्रुप का, इस सारी घटना को आप किस तरह के अंतर्विरोध के रूप में देखते हैं? क्योंकि रूस सारी दुनिया के लिए एक आदर्श के रूप में अब तक रहा है, और अमेरिका के खिलाफ उसने एक सही कदम और उन देशों का साथ दिया है जो अमेरिका के खिलाफ हैं। लेकिन अचानक रूस के भीतर ये विद्रोह कैसे हो गया, कुछ आप इसको विश्लेषित कर पाएंगे? नहीं, देखिए, ये अचानक तो नहीं है, क्योंकि पुतिन का दोहरा रूल है। एक तरफ वो नेटो और अमेरिका से लड़ रहे हैं, तो यहां उनकी जो भूमिका है उससे उनकी एक पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड है, माने डेमोक्रेटिक फोर्सेस लेकिन उनका समर्थन करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए तो पुतिन की जो इंटरनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी है वह है रिप्रेसिव। खुद रूस के अंदर बहुत सारे डिसेंट्स को पुतिन भी दबाते हैं। तो जो रशियन सोसाइटी का कंट्राडिक्शन है उस पर नजर बराबर नेटो और सीआईए का रहता है। या अभी जिस मिलिट्री मर्सनरीज ने विद्रोह किया, जिसको अभी एक डायलॉग ले आके रिजॉल्व कर रहे हैं, ये सब तो मर्सनरीज है। मर्सनरीज के माध्यम से यूक्रेन की लड़ाई को लड़ना, ले जाना, यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अभी वो रशियंस को कन्विंस नहीं कर पाए हैं, या जो खुद रूस के अंदर सिजम है वो ये नहीं कर पाए हैं कि पूरा राष्ट्र एक नेशन के बतौर राइज करके वह मिलिट्री कमान के साथ खड़ा हो जाए। तो बड़ी है, तो देखिए कंट्राडिक्शन तो रूस के अंदर है, इनके पुतिन की नीतियों में है, लेकिन इसको यूटिलाइज अगर कोई कर रहा है, वह यूटिलाइजेशन का काम बखूबी ये
वेस्टर्न वर्ल्ड, खास तौर पर अमेरिका, एक जो प्रॉक्सी वार लड़ रहा है यूक्रेन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूक्रेन की जनता नहीं लड़ रही है, लेकिन यूक्रेन इटसेल्फ इस कंडीशन में नहीं था जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ता। रूस को रिझाए रखने के लिए, घेरे रखने के लिए इसी असेसमेंट पे लोग काम कर रहे थे कि एक पॉइंट पर आके रशिया डाउन हो जाए। लेकिन उनको एक असेसमेंट था कि इनका कोई जमीन बहुत अच्छी नहीं है, जो पुराने कम्युनिस्ट हैं उनका भी सपोर्ट पुतिन के साथ नहीं है, लिबरल्स भी इनके विरोध में है। तो वो इस रोल में इनके कंट्राडिक्शंस को यूज कर रहे हैं। लेकिन जितनी जल्दी अभी पुतिन ने डायलॉग के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू जो मर्शनरीज को जिन्होंने इम्प्लॉय किया है उसको फिर से अपने खेमे में ले आ रहे हैं, तो नहीं लगता है कि अभी अमेरिकन डिवाइस जो है, अमेरिका किसी डेमोक्रेसी के लिए नहीं लड़ रहा है। अमेरिका हर हाल में यूनिपोलर वर्ल्ड का ऑर्डर बनाए रखना चाहता है, जो बहुत कम लोग समझते हैं। तो हमारे सामने जब यह सवाल है कि भाई अगर पुतिन अपनी जनता के साथ वह रिश्ता नहीं रख पा रहे हैं, दमन का रिश्ता है, तो इसी आधार पर खड़े होकर कुछ लोग नेटो तक के समर्थन में चले जाते हैं। लेकिन एक जो हमारा लार्जर कंट्राडिक्शन है, ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल जो पूरी दुनिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को खत्म कर रही है, पुतिन की, रूस की एक भूमिका है। इस भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे अपने ही देश में आप देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का पॉलिसी मैटर में बहुत रेडिकल हो गई, या ये जो रीजनल पार्टीज मिल रही हैं ये कोई बहुत ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेके आ रही, ये भी जोड़ तोड़ करके किसी तरह से पावर में, इक्वेशंस में पावर सीज करना चाहती है। लेकिन बावजूद इसके जो भाजपा ने खतरा पैदा किया है फैसिज्म का, फांसीवादी तानाशाही का, उसके विरुद्ध व्यापक एक जनमत भी तैयार हो रहा है। उस जनमत के साथ हम खड़े हैं, इसीलिए जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनका समर्थन करते हैं। यही बात पुतिन के साथ, ये जो यूक्रेन में जो कुछ उन्होंने किया अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए, उस पर बराबर हमारा रिजर्वेशन रहा है। लेकिन वह बेसिकली नेटो वहां लड़ाई लड़ रही है, वेस्ट के लोग लड़ रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट कोई लड़ाई एक सॉवरेन स्टेट नहीं लड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम जो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड के प्रवक्ता हैं, उसके विरुद्ध, नाटो के विरुद्ध हम पुतिन को देखते हैं, और हमें नहीं लगता है कि इतनी जल्दी पुतिन को ये लोग सरेंडर करा पाएंगे। बहुत दिन से कोशिश थी, लोगों का तो असेसमेंट था कि 4-6 महीने के बाद विद्रोह हो जाएगा पुतिन वहां से आउस्ट हो जाए, या जैसे कभी कभी सुनते हैं कि चीन में सीपिंग को भी अंदर से लोग आउस्ट करते। लेकिन अभी ब्रॉडली मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका अपनी इस चाल में सफल हो पाएगा और पुतिन को डिस्प्लेस कर पाएगा। पुतिन ब्रॉडली स्पीकिंग, अभी तक जो मैंने समझा है, बहुत बारीकी में मैं नहीं गया हूं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट हैंड परसेप्शन है वो यही है कि पुतिन को अभी शायद इस साजिश से आउस्ट अमेरिका नहीं कर पाएगा, और पुतिन अभी रहेंगे, और बाई पोलर वर्ल्ड बनाने में रूस की भूमिका अभी रहेगी। अखिलेश जी, 2 सवाल और हैं जिनके ऊपर अगर बात करना चाहें। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का दौरा, कि जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ और जिस तरह से हिंदुस्तान में उनकी छवि बनी, अमेरिका में कैसी छवि बनी मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान में उनकी बहुत अच्छी छवि बनी। इस दौरे को आप किस नजरिए से देखते हैं, एक? और दूसरा जो आपने अभी सवाल छेड़ा कि क्या सचमुच
विपक्षी एकता जैसी कोई चीज 2024 के लिए हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और होगी तो उसके आधार क्या होंगे, लोग उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? ये दो सवाल हैं, लेना चाहेंगे इन्हें? देखिए, जो अभी मोदी जी की यात्रा है, इस यात्रा में कोई सब्सटेंशियल गेन ये कर पाएंगे ऐसा मुझे कहीं से लगता नहीं था, क्योंकि कोई अपना ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं रहता है। खास तौर पर जो लोग दुनिया को उपनिवेश बनाए रखना चाहते हैं, नव उपनिवेश में तब्दील करते हैं, वो फोर्सेज हमें कोई फर्स्ट हैंड टेक्नोलॉजी देने नहीं जा रही। इसके बारे में मैं क्लियर था। और दूसरा, अभी वो चाइना जैसा कोई प्रोडक्शन हिंदुस्तान में करेंगे, को प्रोडक्शन अमेरिकन और इंडियन कंपनीज का होगा, और उसमें हम टेक्नोलॉजी भी सीख लेंगे, नो हाउ भी हमारा बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा। और कायदन ये गए थे अमेरिका में तो स्टेट विजिट के लिए गए थे। स्टेट विजिट का काम में इनको अभी तक की जहां तक बात मैंने देखा, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट को मैंने नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन मुझे जितना अभी तक इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कोई कमिटमेंट हमें नहीं दिखा है। हाँ, को प्रोडक्शन कुछ चीजों का हो सकता है, और वो पहले से भी चल रहा, उसमें कोई नई बात नहीं। 3 चीजें ये करना चाहते थे। एक तो मैंने जेट इंजन वगैरह के लिए जो पहले से ही शुरू हुआ है उसको थोड़ा एक्सपेडाइट करना चाहते थे। दूसरा, ये चाहते थे कि एक हमारा चेन, अनइंटरप्टेड चेन माल का बरकरार रहे, जो कोविड पीरियड में दिखा था। और तीसरा इनके साथ ये था कि हम को प्रोडक्शन की तरफ इनके साथ बढ़े। इन तीनों चीजों में जो सबसे ज्यादा जरूरी था कि हमको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए फर्स्ट हैंड टेक्नोलॉजी जो देनी चाहिए, उस पर अमेरिका को कोई कमिटमेंट नहीं है। यह एक बहुत, तो मैं इनके दौरे में कोई रूटीन दौरे से ज्यादा या एक प्रोपेगेंडिस्ट दौरे से ज्यादा कोई सब्सटेंशियल गेन नेशन वाइड के लिए भी नहीं है। इवन यहां तक कि आप उनके पूरे कम्युनिक को, जो मैंने सरसरी निगाह से देखा था, तो कम्युनिक में जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं पर्टिकुलरली, उस संदर्भ में भी जो ये लोग कोशिश करते रहते हैं कि भाई चीन के विरुद्ध अमेरिका दोस्त है, तो वो अपने डेमोक्रेटिक जो उसके डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है उसी के दायरे में वो चीन और भारत को देखेगा, ज्यादा ज्यादा कहेगा हम मध्यस्थता करेंगे। तो मोदी को जो सबसे बड़ी बात थी, एक ऑर्गेनाइज्ड डिसेंट दिखा, जो बाइडेन वगैरह के को भी कॉर्नर में डाल दिया। मैंने बहुत सारे लोग जैसे डेमोक्रेट और रिपब्लिक अमेरिका में हैं, उनके बारे में भ्रम रहता है, तो रिपब्लिकन्स का भी जो रोल है वो अपनी जगह है। डेमोक्रेट्स में खास तौर पर बाइडेन ने अपने लोगों को कन्विंस नहीं करा पाए, और पार्लियामेंट से भी जो बहिष्कार लोगों ने किया, अच्छा खासा, मैंने 70 के लगभग लोगों का बहिष्कार करने मतलब रखता है। और ऐसी स्थिति में जहां एक फॉर्मल बातचीत करते मुख्य प्रधानमंत्री, तो दूसरी तरफ जो जेन्युइन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, उन लोगों ने हर जगह प्रोटेस्ट किया, और माइनॉरिटीज का, प्रेस का, ऑपरेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो ह्यूमन राइट्स का कंसर्न था, वह मोदी के दौरे में उभर के आगे आ गया इंटरनेशनली। अब ये अलग बात लो, ये लोग कह दें कि भाई हम तो विश्व गुरु हैं, काहे बात के लिए विश्व गुरु होंगे भैया? आपकी मैंने हद होती है कभी कभी। ये चैनल्स जो हैं उन लोगों ने तो हद कर दिया है। अरे विश्व गुरु मैंने, कोई आप महंत हैं कि गए हैं चेला मुड़ रहे हैं देश में? आप अपनी इकोनॉमी में कौन सी छलांग लगा रहे हैं?
आप टेक्नोलॉजी में कौन सी छलांग लगा रहे हैं, आप अपने पड़ोस के मुल्कों के साथ मिलके कौन इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं, सबसे तो आपकी लड़ाई है। तो विश्व गुरु इस बात पर कहें कि वो उनकी पीठ थपथपा देते हैं, वो उनकी पीठ थपथपा देते हैं। आपके हाव भाव से आप विश्व गुरु बन जाएंगे। इसीलिए मैंने देखा कि इस दौर में अगर किसी का रिकॉग्निशन हो भी रहा है तो कैसे पंडित नेहरू को रिसीव करने कनेडी आए एयरपोर्ट पर, इस पर एक वीडियो में देख रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं, या जो इंदिरा गांधी का स्टेचर था, आप इनके ये शो देखिएगा, जैसे वो जब मिलते हैं किसी से तो एक मजबूत राष्ट्र जो राइज कर सकता है आने वाले दिनों में, वह जो गंभीरता मोदी के अंदर दिखेगी वो है ही नहीं, वो मेटल ही नहीं है मोदी जी। मोदी जी की जो शिक्षा दीक्षा है वो जोड़ तोड़ की है, मोहल्ले की राजनीति को विस्तारित देने का है, वह स्टेट्समैनशिप नहीं है मोदी जी के पास। तो इनकी यात्रा में कोई, माने हम क्वांटिटी में कुछ मात्रा में जरूर फर्क पड़ेगा, यात्रा है तो कुछ तरह की टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, कुछ पूंजी भी आएगी, कुछ कंपनीज भी आएंगी, लेकिन ये जो चाइना की तरह हब बन जाएंगे और प्रोडक्शन मॉडल बन जाएंगे, ये इग्नोरेंट लोग कहते हैं। आपके पास एक मिडिल क्लास मार्केट है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर सेक्टर है जो हैंड टू माउथ है, तो एक मिडिल क्लास का लार्जर सेक्शन है, कुछ चीजें खरीद सकता है, रख सकता है, एक मार्केट दे सकता है। लेकिन चाइना ने तो बेसिकली अपनी पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लिया, या उत्तर कोरिया या वियतनाम या इंडोनेशिया, मैंने ये जितने नेशंस थे जो चाइनीज परिधि में अभी फिलहाल या लेफ्ट या समाजवादी साम्यवादी देशों की परिधि में आते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तुलना में ज्यादा डेवलप्ड है, वो ज्यादा वहां पूंजी आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं। हमारे साथ वह कंडीशन नहीं है, इसलिए ये हाइप ज्यादा क्रिएट किया गया है, सब्सटेंस इसका कमजोर है। तो मोदी की जो यात्रा है वो इंथ्यूजियाज्म भी, देखिए पहली बार ये मैं देख रहा हूं, आप अपने लोगों को मोदी मोदी कहलाइए, लेकिन यह एक रिएक्शन पैदा कर रहा है, लोगों में रिएक्शन जनरेट कर रहा है कि भाई ये आदमी अनावश्यक रूप से इतनी बात कर रहा है। देखिए आज जो अपोजिशन को ताकत मिल रही है, ये अपोजिशन के किसी कैलिबर की वजह से नहीं मिल रही। अपोजिशन में, और वो भी स्पेसिफिकली कांग्रेस को जो बेनिफिट है वो उस पूरे डिसेंट को एक जगह चैनलाइज करने में कांग्रेस थ्रू राहुल गांधी एक लेवल पर सफल हुई है, और इसलिए मोदी का यह कोई बड़ा गेन इंडिया में हो रहा है इस दौरे से, तो इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के टर्म में मुझे नहीं दिखता है, और इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारतवर्ष में 2024 में यह कोई बड़ा इंपैक्ट डाल पाएगा ऐसा हमको नहीं लगता है। जैसे ट्रंप में 50,000 की भीड़ हो गई और मोदी जी ट्रंप के लिए वोट मांगने लगे लेकिन हार गए, वैसी ही सिचुएशन हमारे देश में धीरे धीरे राइज कर रही है। ये 7-8 जो महीने हैं ये और भी बीजेपी के लिए संकट के होंगे और इस तरह से आएगा। जहां तक विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, देखिए विपक्ष में मैं शुरू से एक बात पर क्लियर हूं, कोई नेशन वाइड 1-to-1 सीट का फार्मूला हिंदुस्तान में होने नहीं जा रहा है। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स के गत विज्ञान को नहीं समझते, उनको लग रहा है कि 4 से 70 सीट को 1-to-1 हो जाएगा। ये सब देखिए फार्मूले गलत है। अभी नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन का ही लेवल है, रियल सीट एडजस्टमेंट स्टेट लेवल पे हो। इसलिए कोई भी, जैसे यह एक अच्छी बात है कि सब लोग बैठ रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, डायलॉग में कम से कम एक गाइडलाइन बना दें कि भाई हम इन चीजों को, जो कैपिटल कंट्रोल करना है इंडिया को,
पूंजी पर, अगर भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है तो पूंजी पर हमारे सॉवरेन राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। शिक्षा, रोजगार जैसे प्रश्न को हल करना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रश्न को हल करना चाहिए। इस पर एक नेशनल कोऑर्डिनेशन बना के एक गाइडलाइन नेशनल पॉलिटिक्स के लिए दे सकते हैं और उसमें ये लोग कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम आने के बाद इसको लागू करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कारपोरेट को टैक्स ही क्यों न करना पड़े, चाहे हमें वेल्थ टैक्स लगाना पड़े, चाहे इनहेरिटेंस टैक्स लगाना पड़े। तो यह काम जो करना चाहिए उस काम पर चर्चा कम होती है, ज्यादा चर्चा इस बात की होती है। लोग ये कहते हैं कि 1 to 1 करके मोदी को हम लोग हराने की बात करते हैं। दूसरी बात जो मैं इस सिलसिले में आपसे कहना चाहता हूं, देखिए राज्य वाइज ही इसमें रियल पॉलिटिक्स होगी, किस राज्य में कहां कैसा संबंध बने। कोई नेशनल पॉलिटिकल 1 to 1 पोजीशन की स्थिति मुझे नहीं दिखती है। तो मैं इसलिए ये महसूस करता हूं कि यह जो विपक्षी एकता है, अगर नेशनल लेवल पर एक कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम कर सके इन स्पाइट ऑफ ऑल देयर डिफरेंसेस, तो यह एक अच्छी बात होगी और वह एजेंडे पर एक हो जाए और जो टैक्टिकल पॉलिटिकल सिचुएशन है वो स्टेट वाइज तय कर लें। और अगर इसको मैच्योर ढंग से करें तो मैं ये समझता हूं कि इस बार बीजेपी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस अपोजिशन पैदा कर सकता है, क्योंकि वह रेजिस्टेंस जनता के बीच से डेवलप हो रहा है। जनता, इस बात को समझना होगा कि जनता में चाहे जितनी कोशिश करें, जनता भी अपना एक जजमेंट देती है। कर्नाटक में जनता ने जजमेंट दिया है। यह कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं है, कांग्रेस इंस्ट्रूमेंट बन सकती। तो आज की स्थिति में मैं यही समझ रहा हूं कि अभी नेशनल लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन की तरफ ये लोग बढ़ सकते हैं, जिसमें यह स्कोप होगा कि राज्यों में सीट टू सीट यूनिटी बने, नहीं बन पाती है तो फ्रेंडली फाइट हो, ताकि इस देश में जो चुनौती पैदा किया है बीजेपी और आरएसएस ने, उसका मुकाबला किया जा सके। मुझे तो अभी ऐसा ही लगता है। बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आपने 3 विषयों के ऊपर अपनी राय रखी। आज का प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति आपसे मैं चाहता हूं। और आप जो इतनी रात में ये प्रोग्राम देख रहे हैं दर्शक, आप कम से कम क्या आपके ऊपर असर पड़ा अखिलेश जी की बात का, और कौन से सवाल आपके दिमाग में आए, उनसे हमें जरूर अवगत कराइए। अखिलेश जी, आज का प्रोग्राम समाप्त करने की मैं अनुमति चाहता हूं। हम फिर जल्दी ही मिलकर के राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या आपका बच्चा हर वक्त रोता रहता है? क्या आप अक्सर बीमार रहते हैं? क्या परिवार में बिना वजह झगड़े होते हैं? क्या आपको घर में डर लगता है? क्या आपके बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं? काला जादू, बुरी नजर, नेगेटिव एनर्जी, इन सब का उपाय है शुभ पूजा के पास। सिर्फ 15 मिनट में मिलेगा आपको इन सब परेशानियों का समाधान। नजर उतार पूजा केवल 1100 रुपए में। आज ही कॉल करें हमें या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.